हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय संस्कार इंग्लिश स्कूल। सो हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं साइंस का, उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क और एनर्जी पे हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने वर्क का पोर्शन, इस चैप्टर का वर्क का पोर्शन हमने 100% कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एनर्जी को। सो एनर्जी को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं इस लेक्चर में पहले, और फिर आगे का पॉइंट लेंगे। So energy is defined as it is the capacity to do work. Capacity to do work मतलब वर्क करने की किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतनी एनर्जी ज्यादा है, ऐसा हम कहते हैं। और जितनी कैपेसिटी कम होगी क्या करने की, वर्क करने की, उसको हम कहते हैं उसकी एनर्जी कम है। So in short, energy is defined as it is the capacity of doing work or capacity to do work. Okay? उसके बाद हमने एनर्जी का यूनिट देखा था। So work and energy are interrelated. So work का जो यूनिट होता है वही यूनिट एनर्जी का होता है। यानी कि SI सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जूल होता है और CGS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट इट इज अर्ग होता है। उसके बाद हमने एनर्जी के टाइप्स पढ़े थे। वो एनर्जी के टाइप्स पढ़ते समय हमने काइनेटिक एनर्जी का पार्ट कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी कंप्लीट किया था। We have already discussed about the kinetic energy and potential energy. So एनर्जी के ही टाइप्स है, यानी कि यूनिट जो होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं। दोनों भी एनर्जी के टाइप्स है, यानी कि दोनों के भी यूनिट्स सेम होने वाले हैं। सो काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? सो ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और सर्टन स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अच्छे से। सो किसे कहते हैं हम एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके बाद उसका यूनिट हमने देखा कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जो होता है वो वर्क के सेम ही होता है। सो वर्क का यूनिट एसआई सिस्टम में जूल है तो एनर्जी का भी जूल ही होगा। वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में अर्ग है तो एनर्जी का भी अर्ग होगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों भी एनर्जी के ही टाइप्स है, तो उनके भी यूनिट्स वही होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में अगर आपको याद रखनी है तो हम ऐसा याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन की वजह से उसको जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। Energy that any object has due to its motion, it is called as a kinetic energy. And in order to find out the value of kinetic energy, we use the formula 1/2 multiplied by mass multiplied by velocity का square। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था? लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी दैट एनी ऑब्जेक्ट हैज, the energy that any object has due to its specific position is called as potential energy। और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने mgh यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइट ये फॉर्मूला यूज किया था। सो इतना पार्ट हमने इस सेकंड चैप्टर का एनर्जी का जो पोर्शन है उसमें पढ़ा था। वर्क को तो हमने बहुत पहले ही डिस्कस किया है, उसके बारे में उसको रिवाइज भी किया है अच्छे से। ठीक है, सो इतना पार्ट हमारा हुआ था। उसके बाद कल के लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। उसको अच्छे से डिफाइन भी किया था, लेकिन मैंने डिफिनेशन लिख के नहीं दी थी आपको। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली, हमारे पास अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। सो हम क्या करते हैं, नेचर में एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते? हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते वैसे हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स के एनर्जीज है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी,
ऑल दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो, कोल बर्न कर रहे हो या पेट्रोल डीजल बर्न कर रहे हो, सो पेट्रोल डीजल कोल ये क्या है, केमिकल्स है, मतलब उनकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी। लेकिन उनको जलाने के बाद, उनको बर्न करने के बाद हमें हीट मिलती है, हमें लाइट मिलती है। यानी कि बर्निंग प्रोसेस में क्या हुआ है, बर्निंग प्रोसेस में क्या हुआ है, किसी भी चीज को, मतलब आप कोल बर्न करो, आप वुड बर्न करो या आप पेट्रोल डीजल कोई भी कुछ भी बर्न कर लो, आपको क्या होने वाला है, उनकी केमिकल एनर्जी से मिलने वाली है लाइट एनर्जी भी मिलती है और उसके साथ ही हमें हीट एनर्जी मिलती है। यही अगर केमिकल एनर्जी का एग्जांपल आप पटाखे का लेंगे, सो क्या होगा, इन दैट एग्जांपल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, लाइट के साथ हीट प्रोड्यूस होती है, उसके साथ उसका आवाज आता है यानी कि साउंड प्रोड्यूस होता है और वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, हम डेली वाटर हीट करने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं, और हम जो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में होता है। सर्टन हाइट पे वाटर स्टोर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है और वो नीचे फ्लो हो रहा है, मतलब उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। यहाँ पे हीटर में इलेक्ट्रिकल का हीट में होता है, किसी फ्यूल को आप बर्न करते हो तब उसकी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट और हीट में होता है। आप पटाखे फोड़ते हो, ठीक है, आपने फायर क्रैकर्स बर्न किए हैं, बर्स्ट किए हैं फायर क्रैकर्स, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो केमिकल होता है और उसको इग्नाइट करने के बाद उसकी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट, हीट, साउंड, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी में होता है। सो बेसिकली क्या होता है, हम यूनिवर्स में ह्यूमन बींग्स कुछ भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते या हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर कर क्या सकते हैं हम, तो एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस। हमारे पास फैन है, फैन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, उसका स्विच ऑन करने के बाद वो रोटेट होने लगता है। रोटेट हो रहा है मतलब मोशन में आया है। अब मोशन में आया है यानी कि उसकी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसको हमने प्रोवाइड कौन सी एनर्जी की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि उस फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है कौन सी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स इन विच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो होता क्या है बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म की एनर्जी का दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होना। सो इसको अच्छे से राइट वे क्या है उसे डिफाइन करने का अगर हम देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ आपको उसकी डेफिनेशन। सो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, conversion of one form of energy into another form of energy, यानी कि केमिकल का हीट में कन्वर्ट होना। सो वन फॉर्म अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। सो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम उसे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करने के बाद हमें एक लॉ स्टडी करना है एनर्जी से रिलेटेड। दैट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है टू रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहना। अब होता क्या है, देखो मैंने पहले ही आपको बताया
कि हम यूनिवर्स में, नेचर में हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते और हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से। मतलब अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, अच्छे से सुन लो, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है और डिस्ट्रॉय भी अगर नहीं हो रही है, यानी कि यूनिवर्स जो है इसकी टोटल एनर्जी बदलने वाली नहीं है। अब बढ़ ही नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है, बढ़ भी नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है, इसका मतलब वो जितनी है उतनी ही रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। और यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते, मतलब एनर्जी हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और इसका फाइनल कंक्लूजन ये होता है, यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी होती है, यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है समय के साथ। मतलब यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ था तब जितनी एनर्जी यूनिवर्स की थी उतनी एनर्जी अब भी होगी, क्योंकि उसके बाद तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है। ठीक है, सो इस पूरे कंक्लूजन से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करना है। लेकिन उसको डिफाइन करने से पहले आपको अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपको अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझ में आया है, सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसे ठीक से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखो, कंजर्वेशन का मतलब पहले समझना है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू रिमेन कांस्टेंट, बदल नहीं होता है। ठीक है, सो देखो इसे डिफाइन करेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है नाइदर नॉर का। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it be destroyed, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it be destroyed, मतलब आप एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी सिंपली, फिर कर क्या सकते हैं, इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड, इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन होता है ऐसे। एनर्जी क्रिएट भी नहीं होने वाली है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होने वाली है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था। सो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है हमें, कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, सो अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम एक इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल, आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए। ठीक है, एक बात सिर्फ याद रखो, एनर्जी क्रिएट नहीं होती है और एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सपोज मेरे पास ऐसा एक थ्रेड है, मेरे पास ऐसा एक थ्रेड है, वो थ्रेड इस पॉइंट पे फिक्स है और इस पॉइंट पे भी थ्रेड को क्या किया है, फिक्स किया है। ये दोनों पॉइंट पे थ्रेड क्या है, फिक्स है, लेकिन वो टाइटली फिक्स नहीं किया है,
वो जो थ्रेड हमने लिया है वो हमने टाइटली नहीं फिक्स किया है, वो हमने लूजली फिक्स किया है। ठीक है, थोड़ा लूज रखना है उसे। ठीक है, अब उसको और दो थ्रेड्स ऐसे अटैच करो, एक और दो, और इस थ्रेड को एक स्टोन टाई करना है और इस थ्रेड को भी एक स्टोन टाई करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, इस थ्रेड को ऐसे पकड़ के छोड़ देना है। तो सिर्फ इसको, एक ही थ्रेड को, एक ही स्टोन को, यहाँ पे एक स्टोन अटैच किया है, यहाँ पे स्टोन जिस थ्रेड को आपने अटैच किए हैं वो दोनों भी थ्रेड एक सिंगल हॉरिजॉन्टल थ्रेड को हमने अटैच किए हैं जो दोनों पॉइंट पे फिक्स है, लेकिन वो ऑसिलेट होने के लिए लूज है। अब देखो, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे और छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये ऐसे ऑसिलेट होता जाएगा। मतलब लेट्स सपोज एक थ्रेड है और आपने इसको यहाँ पे स्टोन टाई किया है, तो इसको ऐसे ऑसिलेट करने का है, इसको ऐसे क्या करना है, ऑसिलेट करना है। अब आपने इसको तो ऑसिलेशंस दिए नहीं है, मतलब शुरुआत में इसके ऑसिलेशंस होने ही नहीं वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखो ये जो ऑसिलेट हो रहा था बहुत तेजी से ऑसिलेट करेंगे हम इसे अगर, तो तेजी से ऑसिलेट होगा, लेकिन तब ये ऑसिलेट नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अच्छे से इसे ऑब्जर्व करते अगर आप रहोगे, तो आपको एक बात नोटिस होगी यहाँ पे कि क्या होने वाला है, इसके ऑसिलेशंस थोड़े कम होते जाएंगे, मतलब स्लो होते जाएंगे। कम का मतलब देखो यहाँ पे इसके ऑसिलेशंस क्या होते जाएंगे, स्लो होते जाएंगे, लेकिन जिसको हमने ऑसिलेशन दिए भी नहीं थे उसके ऑसिलेशंस थोड़े रैपिड होते चलेंगे। यानी कि इसको हमने एनर्जी दी थी, हमने सिर्फ इसको एनर्जी दी थी, वो एनर्जी यहां तक क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। और उसके बाद और आप ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखो, फिर बाद में क्या होगा, इसके स्लो होते जाएंगे, इसके और फास्ट होते जाएंगे, और ये ऐसा कंटिन्यूअसली होता चलेगा। अब आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय होती नहीं है तो ये कभी भी रुकने नहीं चाहिए, ये फास्ट होगा, फिर उसके बाद ये फास्ट होगा, ये स्लो होगा, ऐसे होते ही रहना चाहिए, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होता नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है उनकी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है। फिर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने उस थ्रेड को अटैच किया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन हुआ है, और उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी सराउंडिंग में डिसिपेट हुई है, मतलब सराउंडिंग को गई है वो, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और क्या होता है, यहाँ पे एयर है, हम जिस रूम में एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है, और उस हवा की वजह से भी एनर्जी डिसिपेट होती है, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्या किया था हमने इसमें, एक ही स्टोन को ऑसिलेट किया था, एक ही थ्रेड को और स्टोन को ऑसिलेट किया था, लेकिन उसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई। जब इसके ऑसिलेशंस फास्ट हुए तब इसकी फिर इसको ट्रांसफर हुई। ये चलता ही रह सकता था, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से और सराउंडिंग की एयर की वजह से एनर्जी सराउंडिंग में डिसिपेट हुई है, एनर्जी सराउंडिंग में क्या हुई है, डिसिपेट हुई है। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट से हम अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती है, लेकिन वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और उसको ही हमें अभी क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है, और उसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें एक कंसेप्ट पढ़नी है, वो है फ्री फॉल की। अब फ्री फॉल की कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब क्या पता होना चाहिए, सो हमें पता है अर्थ क्या करती है, उसके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स है, अर्थ क्या करती है, उसके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स है, उन ऑब्जेक्ट्स को किसी तो फोर्स की वजह से खुद की तरफ खींचती है। तो वो जो फोर्स है, due to which objects get attracted towards the surface of earth, that force is called as a gravitational force। इतना तो पता होना चाहिए। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ में होता है क्या, नहीं, मून में भी होता है, सन में भी होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में होता है।
उसका आप डिटेल स्टडी 10th स्टैंडर्ड के ग्रेविटेशनल चैप्टर में करोगे नेक्स्ट ईयर। अभी यहाँ पे ये कंसेप्ट फ्री फॉल की कंसेप्ट समझने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अर्थ खुद की तरफ ऑब्जेक्ट्स को जिस फोर्स की वजह से खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब फ्री फॉल क्या होता है? देखो, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये मार्कर है, और इस मार्कर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो वो अर्थ पे फॉल होगा ड्यू टू विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट का फॉल होने वाला है उसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लो, लेकिन इस रूम में मैं इसको फ्री फॉल नहीं कह सकता। क्योंकि फ्री फॉल कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट पे एक ही सिंगल फोर्स, और वो भी कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है अर्थ का, तभी उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अब आप बोलोगे कि उस पे तो आपके छोड़ने के बाद तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर उसको अच्छे से फ्री फॉल क्यों नहीं कह सकते हम? उसका रीजन है, इस रूम में एटमॉस्फेरिक एयर है, और इस एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से उस एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से एक दूसरा भी फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, उसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत कम होता है, और इसी वजह से हम इसे क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, इस एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करने के बाद जो बचा है वो सिर्फ कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करने के बाद जो बचा है वो सिर्फ कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स के इंफ्लुएंस की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफ्लुएंस की वजह से जब उस फोर्स की डायरेक्शन में मोशन होती है, उसे ही हम कहते हैं फ्री फॉल। यानी कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट से नीचे फेंकते हैं और रिलीज करते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की सरफेस की तरफ खींचा जाता है, और उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। क्यों? इसको हम अलग तरह से डिफाइन करेंगे थोड़ा। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ, if object is moving due to the influence of the gravitational force alone, due to the gravitational force alone, then this motion is called as free fall. This motion is called as free fall. उस मोशन को हम क्या कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। So free fall is defined as if an object, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, लेकिन उसके फॉल होने की वजह सिर्फ कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, उसके सिवाय और कोई नहीं। So if an object is moving due to the influence of the gravitational force alone, this word is very much important. जब ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला, तभी उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। सो अगर मुझे 100% फ्री फॉल चाहिए तो वहां पे सराउंडिंग होनी नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, कोई गैस नहीं होना चाहिए। यानी कि 100% फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल है? तो 100% फ्री फॉल वैक्यूम में पॉसिबल है। 100% फ्री फॉल वैक्यूम में पॉसिबल है, यानी कि वहां पे सिर्फ कौन सा फोर्स रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। लेकिन इस रूम में तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एयर रेजिस्टेंस भी रहता है, फिर भी हम यहाँ पे फ्री फॉल कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में किसी हेवी ऑब्जेक्ट्स पे जब हम सोचेंगे
तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में वो जो एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज करता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और इसी वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम उसे क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अब इस फ्री फॉल का ही हमें मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखना है, लेकिन हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में क्यों देखेंगे, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, सो मैंने जब आपको काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी तब उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने सॉल्व किया था, लेकिन वो एक एग्जांपल ही काफी नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी के तो हमने एग्जांपल लिए भी नहीं थे। सो थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जूल में चाहिए, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी जूल में चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम्स में लेना पड़ेगा। आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेनी पड़ेगी, और आपको हाइट मीटर में लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर देखो यहां पे मीटर में हाइट नहीं है, हाइट अगर मीटर में नहीं है तो क्या होने वाला है, हाइट अगर मीटर में नहीं है तो आपका आंसर जूल में नहीं आएगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एनर्जी इन जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे और आपको जूल में चाहिए तो आपको मास किलोग्राम में ही होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होना चाहिए, और डिस्टेंस यानी कि हाइट मीटर में ही होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। कितना है, 10 kg। और वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को याद रखो, इसकी वैल्यू फिक्स होती है अर्थ के सरफेस के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर हाइट से फॉल होता है, कितनी सेंटीमीटर हाइट से फॉल होता है, 50 सेंटीमीटर हाइट से फॉल होता है, तो आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे वो जूल में आनी चाहिए। अब देखो, सो मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। मेरे पास m है, g है और h है, m है, g है और h है। सो वो पोटेंशियल एनर्जी जूल में आने के लिए मुझे m किलोग्राम में चाहिए था, वो किलोग्राम में है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, वो भी मीटर पर सेकंड में है, और हाइट मीटर में होनी चाहिए थी, लेकिन हाइट है सेंटीमीटर में। यानी कि पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइट को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, हाइट इज 50 सेंटीमीटर, हाइट इज 50 सेंटीमीटर। अब उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीटर को अगर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो इसका अपोजिट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हाइट आएगी h इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2 यानी कि हाफ मीटर। कितनी आ गई, 1/2 यानी कि हाफ मीटर। अब आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो वैल्यू फॉर्मूले में। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। मास किलोग्राम में दिया है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड में दी है 9.8। अब हाइट हमें सेंटीमीटर में नहीं लेनी है, वो मीटर में लेनी है, वो कितनी है, 1/2। सो यहाँ पे आ गया 1/2। अब इस 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता है। सो 5 8 जा 40, कैरी इज 4, 5 9 जा 45, कैरी का 4, 45 प्लस 4 49। तो यहाँ पे आ गया 49, एक से पॉइंट दिया तो ये 0 गायब हो जाएगा, यानी कि 49 जूल। कितनी आ गई, 49 जूल इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सो इसका आंसर हुआ। सो ऐसे हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे।
ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हमें एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। सो हमने आज के लेक्चर में फ्री फॉल तक का पार्ट देखा है। फ्री फॉल की हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर हम यही पे कंक्लूड करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स निकालो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।